मेरे सामने इस वक्त है कंडारी जी। आज हम महाकालिका के जो मूर्ति स्थापना पे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं हमसे बात करेंगे। कंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले बात सुनूंगा। धन्यवाद जी। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये पर्यटन बेसिस पे बहुत अच्छा हमारे लिए यहाँ पे एक रोजगार का साधन हो सकता है, क्या मानते हैं इससे आप? निश्चित रूप से कालिका शक्तिपीठ एक बहुत ही धार्मिक महत्व से भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 360 एंगल में, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि 360 डिग्री पे यहाँ पे पूरा एक हिल व्यू और पूरा एक हिमालय व्यू दिखता है। और पर्यटन के क्षेत्र में अगर यहाँ पे काम हो तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र बहुत आगे विकसित हो सकता है। सर, जिस तरह से अभी रिवर्स प्लान की बात होती है लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन कोरोना ने वो करके दिखाया है, लेकिन इस तरह से यहाँ रुक नहीं पाया युवा, क्या कारण हो सकता है उसका? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो राज्य सरकारें हैं नकारा साबित हुई हैं, फेल हुई हैं। कोई पॉलिसी ये बना नहीं पाते हैं और जिसके कारण जब नीति निर्धारित नहीं होती है तो कोई भी काम आपका इम्प्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। और ये इसी तरह से जो रिवर्स प्लान की अगर बात करते हैं, अगर जिस तरह से कोविड-19 में हमारे लोग बाहर से यहाँ पे आए थे, एक ठोस पॉलिसी बेरोजगार युवकों के लिए, जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं जो मजबूरी में जीवन यापन करने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, उनके लिए अगर यहाँ पे सरकार करती तो निश्चित रूप से यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा रुक सकता था। सर, जिस तरह से पर्यटन की बात हो रही है, हमने सतपाल महाराज जी को 2014 में एक लेटर लिखा था, जब पर्यटन के कुछ लोगों को उन्होंने भेजा भी था यहाँ अधिकारी। गुजरूगढ़ी है, मानिला है, कालिका है और दीवा। हम ये चाहते थे पूरे सर्कल जो एक पर्यटन बेसिस पे होता है, इस पर क्या मुहिम आप चला सकते हैं? जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि शायद ये कालिका एक दीवा सर्किट जो माँ भगवती का सर्किट है, उसमें कालिका माता भी उसमें उस सर्किट के उस पैनल में है और यहाँ पे सरकार शायद काम कर रही है। जहाँ तक शायद इस मंच से आज ये बातें माननीय पर्यटन मंत्री जी ने साझा की थी, जो उनकी नॉलेज होगी क्योंकि विभागीय मंत्री हैं वो ज़्यादा जानते होंगे। मेरे को भी मालूम है कि लगभग शायद ये पर्यटन उस सर्किट से जुड़ा हुआ है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ काम भी पर्यटन विभाग के द्वारा चल रहा है। सर, हमने 2014 में लिखे थे, उन्होंने माना, लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमने जो देखा, क्योंकि हम लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर हर तरह से लेके हमने बात की हुई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज उनको संज्ञान में डाला, उनको याद है, लेकिन असली जामा कब? मैं देखिए पहले ही बोल चुका हूँ कि सरकार की जब तक नीतियाँ निर्धारित नहीं होगी, ये प्रदेश निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत उम्मीदों से मांगा था। हर एक की उम्मीद थी कि प्रदेश बनने से हमारे लिए नीतियाँ बनेगी, पॉलिसी बनेंगी और जिसके तहत काम होंगे, चाहे वो पर्यटन से हो, रोजगार से हो और चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे वो जो हमारे कर्मचारी हैं राज्य सरकारों के उनसे संबंधित हो। किसी भी विभाग की अभी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है और उसी का खामियाजा इसी तरह से हम भुगत रहे हैं जो कि पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन में भी अभी कोई सटीक पॉलिसी नहीं है। आपने देखा होगा कि सरकारों के जो भी कमिटमेंट होते हैं, सरकारों के जो भी दावे होते हैं, वो 3 दिन में 4 दिन में पलट जाते हैं और इसका परिणाम ये निकलता है कि आने वाले टाइम पे हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा सरकार चलाई जाती है। सर, एक चीज़ और, 1962 से हम लोग भूमि बंदोबस्ती पर बिल्कुल ही चुप बैठे हुए हैं। ये ऐसे क्या कारण है, जबकि वो एक इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें भू कानून लगाए, चकबंदी लगाए, ये सारी चीज़ें आती है। अगर मेरे ख्याल से भूमि बंदोबस्ती अगर होती है तो शायद सारी की सारी जितनी ज़मीन है वो भी बचेगी। चकबंदी अगर होती है तो उससे शायद हमारे यहाँ रोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि पहले से जो हमारा रोज़गार था जानवरों का और खेती 2 ही तरह की होती थी और आदमी खुशहाल था। ये दोनों चीज़ें आज हमारी बंजर है। निश्चित रूप से भूमि से संबंधित जो आपने भी बात की, भू कानून, ये पहाड़ों के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो हमारे पहाड़ है, जो इनकी पृष्ठभूमि रखी गई है वो कृषि आधारित है। यहाँ पे कृषि और उद्यान से संबंधित सारे काम हो सकते हैं। चाहे हम आज से 50 साल भी इन पहाड़ों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर कुछ करेंगे तो हमें कृषि और बागवानी पे ही काम करना पड़ेगा। तो मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि सरकारें जल्दी से नीति निर्धारित करें जिससे कि हम कृषि और बागवानी के क्षेत्र में ठोस काम कर सकें। और भू कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चकबंदी उसी से एक जुड़ा पहलू है हमारा। चकबंदी देखिए बार बार उसी बात पे आती है कि हम बार बार चिल्लाते हैं। राज्य आंदोलन की जो एक रूपरेखा रखी गई थी कि अपना पहाड़, अपने उत्तराखंड में अपने संसाधनों का हम उचित दोहन करें। निश्चित रूप से संसाधन हमारे यहाँ पे वृक्ष हैं, हमारे खेती है, यहाँ पे हमारे पेड़ हैं, लेकिन फिर बात वही आती है कि कोई स्पष्ट पॉलिसी न होने के कारण, कोई नीति निर्धारित न होने के कारण हमारे लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। वही बात भूमि कानून पे भी निर्धारित होती है। रही बात चकबंदी की, तो चकबंदी के लिए कई बार इन्होंने स्टेट लेवल कमेटी बना दी, मंत्रिमंडल समितियों की कई बार कमेटियाँ बन गई, लेकिन बावजूद उससे कोई ठोस डिसीजन, ठोस निर्णय लोग नहीं ले पाते हैं और उसका खामियाजा पूरी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे आप कह रहे हैं, मैं ये चीज़ मानते हैं, यहाँ का जो आदमी है बहुत व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। उसको लगता है कि हमने प्रतिनिधि चुन लिया है, चाहे प्रधान है, चाहे क्षेत्रीय पंचायत है, चाहे प्रमुख है, चाहे विधायक है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
हम उसके भरोसे रहते हैं। चकबंदी जहाँ तक है, हमने इसको पास करा दिया था। आपको याद हो कि ये विधानसभा में पास हो चुका है, राज्यपाल ने साइन कर दिए, लेकिन राजस्व विभाग में अटका हुआ है। असली जामा क्यों नहीं, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हम लोग? मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये प्रदेश जिस कार्य संस्कृति जो इस प्रदेश की होनी चाहिए थी वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। और वर्क कल्चर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्क कल्चर, क्योंकि मैं खुद पहाड़ों में रहता हूँ और मैं तमाम विभाग, चाहे पेयजल से संबंधित हो, विद्युत से हो, शिक्षा से हो, चाहे हमारे जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित कोई भी विभाग हो, फॉरेस्ट से हो, चाहे आप किसी भी विभाग को ले लीजिए, किसी की भी स्पष्ट सुस्पष्ट नीति नहीं है और उसका पूरा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं एज ए ब्लॉक प्रमुख, अगर बीरोखाल में ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो मैं अगर पंचायतों की बात करूँ तो पंचायतों में ही, चाहे पंचायत के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत के अंदर जो हमारे प्रधान लोग हैं उनसे संबंधित जो सचिव होते हैं, हमारे जो एडीओ पंचायत होते हैं, हमारे VPDOs होते हैं, हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा कमी है कि एक एक ग्राम विकास अधिकारी 20-20, 15-15, 20-20 ग्राम पंचायतों को देख रहा है। वैसे ही अगर हम VPDO की बात करें, विलेज जो पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो एक एक पंचायत अधिकारी 10-10, 12-12 ग्राम पंचायतों को देख रहा है। और उससे क्या होता है कि एक साल का एक प्रधान जो प्लान करता है, या एक प्रधान जो 5 साल के लिए अपनी एक पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार करता है, तो सरकारी कमियों के कारण वो पीछे आ जाता है। और यही पंचायत से लेके, आप ग्राम पंचायत से लेके फिर क्षेत्र पंचायत पे भी देखेंगे तो क्षेत्र पंचायत पे भी यही दिक्कत आती है। अगर जिला पंचायत पे देखेंगे तो जिला पंचायत पे भी यही दिक्कतें आती हैं। अगर आप इसको विधानसभा लेवल पे देखेंगे तो विधानसभा लेवल पे भी यही दिक्कतें आती हैं। उसका मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी विधानसभा में सपोज 150 इंटर कॉलेजेज हैं, तो निश्चित रूप से कहीं किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं रहता, कहीं कोई दूसरा टीचर नहीं रहता, कहीं स्कूल की बिल्डिंग खराब हो जाती है। अगर कहीं स्कूल की बिल्डिंग सही है, वहाँ पे टीचर भी पूरे, तो वहाँ प्रिंसिपल का पद रिक्त रहता है, या वहाँ पे लैब की सुविधा खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो संगठित और एक चरणबद्ध तरीके से जो कार्य योजनाएं बननी चाहिए थी इस प्रदेश के लिए, मैं आपकी बातों में ही उसमें अपनी बातों को सम्मिलित कर रहा हूँ कि इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधि जो विधान बनाने वाले लोग हैं, मैं इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनको बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इनका एक पोर्टफोलियो होता है, एक इनका जो प्रोटोकॉल होता है वो सरकार की दिशा निर्देशों के तहत चलता है। लेकिन विधानसभा में जो विधान बनाने वाले लोग हैं, जो नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से राज्य के लिए वो दोषी हैं, दोषी साबित होंगे और वो हमेशा इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। प्रमुख साहब, एक क्वेश्चन आपसे मेरा और है कि हम अगर उत्तराखंड को देखें और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम हिमाचल को देखें, आज से 20-25 साल पहले की अगर बात करूँ, हिमाचल में के जब मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे, इन्हें सारे के सारे रिवर्स प्लान कर गए। क्या हमारे यहाँ परमार जैसा आदमी नहीं है, ये कारण है? मैं देखिए, बार बार फिर वही बातें, आपने बिल्कुल सही बोला कि आज से 20-25, 30-35 साल पहले हिमाचल में रिवर्स प्लान शुरू हो गया था और आज हिमाचल और प्रदेशों को रोजगार देने वाला प्रदेश बन चुका है। इसके लिए आप ही की बात को मैं वापस लेके चलता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि इस प्रदेश का, क्योंकि हिमाचल से लगता हुआ पहाड़ी प्रदेश है, इसका जो विकास पहले भी हुआ था, जिसका भरण पोषण करके हम लोग तैयार हुए हैं, जो हमारे दादाजी लोग थे, दादाजी के और दादाजी लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे खेत तैयार किए, उन लोगों ने यहाँ पे कृषि तैयार की, और उसके बाद समय के साथ वो सारी चीज़ें चेंज होती रही। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आने वाले 50 साल बाद भी अगर इस पहाड़ी प्रदेश का विकास होगा तो कृषि और बागवानी से तैयार होगा, और हिमाचल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने आज से 35 साल पहले परमार जी ने पॉलिसी तैयार कर दी थी, वहाँ पे बागवानी की पॉलिसी तैयार कर दी थी, वहाँ पे कृषि के लिए उन्होंने एक स्पष्ट फॉर्मेट तैयार कर दिया था और उसको उन लोगों ने फॉलो किया और आज वो एक आत्मनिर्भर प्रदेश बना हुआ है। सर, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे यहाँ सरकारी तंत्र है, जितने टीचर हैं, बच्चे उनके यहाँ ना पढ़ के बाहर पढ़ते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता इनके बच्चे यहाँ पढ़े तो शायद इसकी सब व्यवस्था अच्छी हो? मैं आपको एक छोटी सी बात की तरफ इंगित करता हूँ आपका ध्यान। इस समय हम लोग कालिंका मंदिर में बैठ रखे हैं। इस मंदिर को जोड़ने के लिए लगभग राज्य बनने के बाद की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20-21 सालों से यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ से एक मार्ग जो कुमाऊँ को जुड़े, एक खाली जिसको बोलते हैं नीचे, गढ़वाल और कुमाऊँ का एक मिलन हो। लेकिन आप लगा लिए विकास से कितने कोसों दूर हुए हम कि 20 साल से अगर कोई 2 किलोमीटर रोड की मांग कर रहा है
तो 2 किलोमीटर रोड उनकी पूर्ण हो पा रही है। हम बात करते हैं अगर इसमें और ख्याली फुलाव बनाने की कि हम पूरी और नई सड़कें बनाएं, नई सड़कों को दूसरी तरह से हम इसको गति दें, यहाँ पे स्कूलों को तैयार करें, तो ये बहुत दूर की बात होगी। क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी आदमी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके रहने का ढंग, उसके पढ़ने का ढंग, उसके नौकरी करने का ढंग, उसको जुबानी स्वतंत्रता देने का ढंग, ये सरकारें तय करती है। आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको भी मानना पड़ेगा। हम लोगों ने जो भी अपने लोकतंत्र में जितने भी हमने लोगों ने अपने नेता चुने हैं, जिनको हमने विकास की बागडोर सौंपी थी, वो मेन मुद्दों से हमारा ध्यान हटा देते हैं और दूसरी तरफ उन ध्यानों को पलट देते हैं और उसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ता है। रही बात शिक्षा की कि यहाँ पे एजुकेशन डेस्टिनेशन बने, तो बन सकते हैं। एक दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपके पास हो तो मैं अपने से लगे हुए ब्लॉक अगर अल्मोड़ा की बात करूंगा तो मछखाली एक जगह है। मछखाली में अशोका हॉल एक गर्ल्स कॉलेज है और उसको संचालित करता है बिरला ग्रुप, उसको संचालित करता है और विश्व ही नहीं मतलब हिंदुस्तान के टॉप 10 गर्ल्स स्कूलों में गिना जाता है मछखाली में, अशोका हॉल के नाम से। तो उसका परिवेश भी ऐसे ही है, उसका वातावरण भी ऐसे ही है। और सेम दूसरी तरफ हम भीरोखाल की बात करें तो हम भी उसी परिवेश में जी रहे हैं। जब वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, ये सोचनीय विषय है। क्योंकि उन लोगों ने अपना जननेता तैयार किया, उन लोगों ने वहाँ पे अपने नेता तैयार किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जिन लोगों का स्थानीयता से वहाँ पे एक लिंक था, जिनका एक स्थानीयता से जुड़ा था, उन लोगों ने नेता तैयार किया और हमने हवाई नेता, हमने पैरासूट नेता तैयार किया, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ा। सर, एक यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है कि पानी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता और रोड जिस तरह से है, जैसे मैं भी आया हूँ अभी, मुझे पता कि दिक्कत हुई। ड्राइवर बेचारा दिल्ली का था लेकिन फिर भी पहुँचे हैं। उसकी व्यवस्था क्या ब्लॉक स्तर पे या हम किस तरह से मानेंगे हो सकती है? देखिए, मैं बार बार आपको फिर एक बार संज्ञान लेना चाहता हूँ कि पंचायतों में अगर हम सबसे बड़ी इकाई माने ब्लॉक स्तर पे तो क्षेत्र पंचायत होता है। और क्षेत्र पंचायत प्रमुख होने के नाते मैं अगर संवैधानिक पंचायत की बातें करूँ तो हम लोगों का जो अपने क्षेत्र में कैसे सिस्टमेटिक प्लान हो, हमारे यहाँ सड़कों की क्या कमी है, हमारे यहाँ पे कहाँ पे पावर सेंटर बनने चाहिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, हमारे स्कूलों की दशा कैसी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे अगर कोई बालिका कॉलेज है तो उसको कैसे हम और आगे बढ़ाएं, हमारे यहाँ पे तकनीकी शिक्षा के लिए क्या कॉलेज होने चाहिए, हमारे यहाँ पानी के लिए अगर ग्रेविटी बेस्ड स्कीम बनती है तो हम ग्रेविटी बेस्ड स्कीम कैसे तैयार करें, हमें अगर लिफ्ट पंपिंग पेयजल योजनाएं बनवानी है तो हमारे यहाँ पे कैसी पंपिंग पेयजल योजनाएं बनती है। ये सब बीडीसी जो एक क्षेत्र पंचायत का सदन होता है ये तय करता है। और हम इससे संबंधित सारे पत्राचार, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, चाहे वो हार्ड कॉपी के माध्यम से हो, चाहे वो दूरभाष के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, समय समय पे संबंधित सरकारों को, संबंधित मंत्रियों को, संबंधित विधायकों को देते रहते हैं। लेकिन लास्ट में बात वही आती है कि उन पे अमली जामा नहीं हो पाता है और क्षेत्र पिछड़ता जाता है। मैं निश्चित रूप से इसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की सरकारों को दोषी मानता हूं और उससे भी ज़्यादा दोषी उन जनप्रतिनिधियों को मानता हूं कि जो जिम्मेदारी लेते हैं, विधायक बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, लेकिन अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से वो लोग इसके दोषी हैं। सर, मेडिकल फैसिलिटी सबसे बड़ा पेचीदा है। जैसे कि हम कहें हमारे कई गांव में ऐसे पेंशन वाले यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि शुगर की बीमारी है, आप जानते हैं, डायबिटीज़ है, कई तरह की हो गई है। क्या ऐसा नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि चलो एक जगह हॉस्पिटल है, लेकिन उनका वर्कली जैसे मतलब कि महीने में एक दिन यहाँ बैठे, एक दिन यहाँ बैठे, इस तरह की टेस्टिंग वगैरह कुछ किया जा सकता है ना, उनको सेगुलेट किया जा सकता है? देखिए, अगर मैं भीरोखाल ब्लॉक की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों के पास SADs होते हैं, एक जिनको हम सब एडिशनल डिस्पेंसरी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास PSC होती है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर होते हैं, और उसका CSC होती है, कंबाइंड हेल्थ सेंटर होते हैं। तो पूरे भीरोखाल ब्लॉक में PSC हमारे पास लगभग 2 PSC हमारे पास और SADs हैं 11, एक CSC हमारे पास भीरोखाल में। ये बरसों से यहाँ पे डॉक्टरों का अभाव रहता था, यहाँ पे खून से संबंधित जांचें नहीं होती थी, यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं बैठते थे, यहाँ पे अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ किसी बहन, किसी माता को अगर कोई गंभीर परेशानी हो तो उनका छोटा मोटा यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि उसके लिए एनेस्थेटिक हमारे पास नहीं थे, हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं थी, हमारे पास एक्सरेज नहीं थे, हमारे पास लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन मैं आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब लगभग मार्च ख़त्म होने के बाद 28 मार्च के बाद
ये अस्पताल पीपीपी मोड में जा चुका है। आज हमारे पास यहाँ पे एक मेडिकल हेल्थ वैन है जिसमें खून की जांचें होती है, उसमें मोबाइल उसमें एक्सरे है, उसमें हमारा डेंटल सर्जन रहता है, उसमें हमारी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बैठती है, उसमें हमारे एक मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं। और ये 30 दिनों में से 28 हर महीने की 28 तारीख को इनका एक रोस्टर जारी होता है। महीने के 30 दिनों में से 20 दिन पूरे विकास खंड के अंदर कैंप करते हैं। आज अगर उनका यहाँ कैंप होगा तो अगले दिन उनका दूसरी जगह होगा। इस तरह से 30 दिन में से 20 दिन ये मोबाइल हेल्थ वैन जो एक हाईटेक हेल्थ वैन है इसके माध्यम से कैंप करते हैं। इसमें खून की भी जांचें होती है, इसमें एक्सरे भी होता है, इसमें मेडिकल के लिए एक मेडिकल ऑफिसर रहता है, एक डेंटल सर्जन रहता है, इसमें महिला रोग विशेषज्ञ भी रहती है। और उसके बाद हमारे पास बीरोखाल में जो CSC है उसमें आज 6 डॉक्टर हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास एक जनरल सर्जन है, एक हेल्थ के लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी शुरू हो चुका है, जो कि खाली मातृत्व रोग होते हैं उनसे संबंधित इलाज के लिए जो यूज होगा। तो पहले से कुछ सुधरी हुई हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरह से छोटी छोटी और व्यवस्थाएं जगह जगह पूरे ब्लॉक में 2 या 3 कम से कम होनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर बोलते हैं ना कि अगर कुछ नहीं तो उससे थोड़ा सही मतलब, तो ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है। बावजूद अगर इसको किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती क्षेत्र में तो व्यक्तिगत मेरा नंबर रखें, हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं उनका नंबर रखें और उनको कॉल करें। और अगर गांव में अगर 10 लोग बीमार हैं, 15 लोग बीमार हैं तो तुरंत हमें सूचित करें। हम लोग मेडिकल हेल्थ वैन भेजने का काम करेंगे। उसमें दवाइयाँ रहती हैं, 45 से ज़्यादा दवाइयाँ उनके पास मौजूद रहती है जो विभिन्न बीमारियों में काम आती है। तो ये हमने कोरोना के टाइम पे भी बहुत इस तरह से काम किया था। श्रम विभाग के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे राशन वितरित किया था। और आज लगभग 3500 से ज़्यादा पूरे विकास खंड के अंदर यहाँ पे हमारे श्रमिक कार्ड धारक हैं, जिनको कोरोना काल में 2-2 हज़ार रुपये हमने दिए थे। लगभग 70 लाख रुपए हमने पूरे विकास खंड के अंदर लाभार्थियों को वितरित किए थे। मैं तमाम इन बातों के लिए जो हमारे श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उनका भी आपके चैनल के माध्यम से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद अदा करता हूँ। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग करते रहते हैं। कोरोना के बाद हमें बड़ी मुश्किल से काम करने का मौका मिला। आज आप विकासखंड बीरोखाल की स्थिति देखेंगे तो पहले से लाख गुना बढ़िया सुधार इसमें हो रखा है। बीरोखाल विकासखंड के लिए बहुत अच्छा रास्ता बन रखा है। वहाँ पे हम लोगों की एक पार्किंग बन रही है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की बड़ी दिक्कत होती थी। लगभग 40 गाड़ियों की एक पार्किंग बन रही है। वहाँ पे हम एक बहुत अच्छी कैंटीन बनाएंगे, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कैंटीन को संचालित करेंगे। उसमें हमारी महिलाएँ काम करेंगी। हम लोगों ने जो हमारे डुमेला गाँव है उसके अंदर बहुत अच्छा हमने काम किया। उसमें पूरा हमने इंटरलॉकिंग से रास्ता बना दिया बीरोखाल से लेके। उसमें पूरी सोलर लाइट लग गई। आप बीरोखाल बाजार के अंदर देखिए, पूरे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी। मैठाना घाट में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी बाजार में। सिवसी बाजार को हमने क्षेत्र पंचायत के माध्यम से एक बहुत प्रतिष्ठित हमने वहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई। एक पेयजल की बहुत बड़ी वहाँ पे हमने 7 सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट हमने वहाँ पे स्थापित किए। बैजरो बाजार को हमने पूरा इंटरलॉकिंग कर दिया। और इन 3 सालों के अंदर सबसे बड़ी बात, जो बाजारी क्षेत्र थे हम यहाँ लगभग कंप्लीट काम कर चुके हैं। हमारा क्षेत्र पंचायत इन 3 सालों के अंदर जो हमारे पास एक रेस्ट समय बचा हुआ है, हम अब गांव में घुसने का काम करेंगे और 3 साल हम गांव के अंदर अब काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे आमने सामने कार्यक्रम में आज से अमृतसर खंडारी ब्लॉक प्रमुख बीरोखाल बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। कुछ चीज़ों को तो खैर दबा गए, वो अलग बात है, वो जो नेताओं के गुण है। आपने जो भूमि बंदोबस्ती जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से चकबंदी है, इन चीज़ों पर काफ़ी अच्छी बात कही है। नेताओं पर आपने कटाक्ष किया। तो खंडारी जी क्यों नहीं हम आगे बढ़े और आगे 2022 के लिए? निश्चित रूप से मैं तो आज आह्वान भी कर चुका हूँ शक्तिपीठ कालिंका में कि हमें एक बीरोखाल को एक पावर सेंटर राजनीतिक रूप से, क्योंकि ये धार्मिक पावर सेंटर है, हमारा धार्मिक शक्तिपीठ है और राजनीतिक शक्तिपीठ हम बीरोखाल को बनाए और बीरोखाल से विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधि को आगे करें। हम ये समझे कि 2022 के लिए एमएलए की तैयारी आपकी है? निश्चित रूप से मेरे को इस समय अपने विकास क्षेत्र के लिए, अपने नौजवान के लिए जो हम पे उंगली ना उठाएं कि ये बड़े नेता बनते थे, बड़े प्रमुख बनते थे, बड़े विधायक बनते थे और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ रहते थे और आज भी विकास हमसे कोसों दूर है, ये जवाब उनसे हम सुने ना। इसके लिए हम राजनीतिक मैदान में 2022 में निश्चित रूप से कूदने के लिए तैयार। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। धन्यवाद। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।
देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। वाला दीनू पे से किसमा लियावा ए जावा